हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का माननीय अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता था कि हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैंने लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को इससे पहले डी और एफ ब्लॉक के कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अगर वो वीडियोस न देखे हों तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लेंगे, और देखने के बाद अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट रह जाती है तो आप उन कन्फ्यूज़न्स को भी मुझसे पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, आपने जो चीज़ देखी हुई थी, मैं उस चीज़ ही को थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिकॉल कर दूं, तब उसके बाद आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझा पाऊंगा। तो सभी बच्चों को क्या याद रखना है, याद रखिएगा, सभी बच्चों को याद रखना है कि उन्हें अपने प्रीवियस वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देख लेना है। और अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को कंसिस्टेंसी से देखिएगा और नोटिंग करते चलिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हमारा ये ऑनलाइन क्लास का वीडियो नंबर 4 है। हम लोगों ने जो आपको डिस्कस किया था इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में, उसमें आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें वैलेंस शेल या कहें तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ उससे पहले वाली कोश के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या कहें तो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। ये आपका लिखा हुआ है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसमें दो नहीं करते हैं, एक है स्कैंडियम, दूसरा है जिंक। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। मैंने पिछली क्लास में डिटेल में आपको समझाया था। ये उस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट है। स्कैंडियम +3 शो करता है, जिंक केवल +2 शो करता है, बाकी सारे एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ये यहाँ इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है और डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ एक क्वेश्चन थे, इसमें नोटिंग थी कि जो 3D सीरीज़ है उसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होती है। 3 होती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करता है मैंगनीज़। और ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। बच्चों, ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो पिछले वीडियोस को देख करके पता लगा सकता है कि कौन कौन से टॉपिक जो हमने कवर किए थे। बच्चों, ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर हम किसी कंपाउंड को, किसी एलिमेंट को, किसी पदार्थ को चुंबक के पास ले जाएं और वो हल्का आकर्षित हो जाए तो उस गुण को हम बोलते हैं उसका अनुचुंबकीय गुण, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर वो हल्का प्रतिकर्षित हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय गुण, या जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर बहुत तीव्रता से आकर्षित हो और चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बावजूद भी उसमें चुंबकीय गुण बना रहे तो उसको बोलते हैं लौह चुंबकीय गुण। इसके बारे में डिटेलिंग हम आपको कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं। अनुचुंबकीय गुण के चुंबकीय आघूर्ण की गणना हम म्यू बराबर √n n+2 से करते हैं, जिसका मात्रक Bm होता है। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या कहें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 0 होता है। म्यू का मान कितना होता है, 0 होता है। इस पर बेस्ड काफ़ी सारा डिटेल हम आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, संकर आयन बनाते हैं, संकर यौगिक बनाते हैं। उसी दौरान हमने आपको बताया था कि ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं मैं डिटेल में बता चुका हूँ। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या अंतराकाशीय यौगिक भी बनाते हैं। ये क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और साथ में आपको बताया था कि ये अनिश्चित अनुपात के यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। ये क्या होते हैं ये आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलरफुल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कलरफुल कंपाउंड्स कब बनते हैं। सबसे पहले हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
उसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वहाँ पर डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण देखने के लिए मिलता है, और वहाँ पर एनर्जी या ऊर्जा कहें तो अवशोषित होती है, और ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो रिमेनिंग पार्ट यदि विजिबल रेंज में है, दृश्य प्रकाश में है, तो वहाँ पर कलर उत्पन्न होते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जिसमें अपूर्ण भरे हुए डी उपकोष पाए जाते हैं वहाँ कलर देखने के लिए मिलता है। या तो जिसमें D10 होगा वो कलरलेस होगा, या जिसमें D0 होगा वो भी कलरलेस होगा। इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हल्का सा रिकॉल इसलिए था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लेंगे, और जिन्होंने देखा हुआ है वो अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक से क्रम में बने रहेंगे। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को आप बड़े इत्मीनान से सीखिए। हमारे टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है मानक अपचयन विभव। ठीक है बच्चों, हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग कहते हैं। और चूंकि अपचयन के रूप में है इसलिए इसको हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव, सॉरी। बच्चों इसको सीखने के लिए आप थोड़ी सी चीज़ों को हम मेमोराइज कराते हैं। आप नॉर्मल सी बात बताइए, हमने आपसे बोला कि कोई हमारे पास एलिमेंट है, उसकी कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट वो दर्शाता है। मान लीजिए 2+ है, 3+ है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दर्शाता है। अब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होगी जो स्टेबल होगी, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होगी जो लेस स्टेबल होगी, या कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी भी हो सकती है कि वो कैसी हो, अनस्टेबल भी हो। तो कहने का सेंस ये हुआ कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब उन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, इन सब चीज़ों को डिसीजन लेने की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जब हम यही ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को एक्वस मीडियम में या कहें तो जलीय माध्यम में पता लगाते हैं, तो जलीय माध्यम में किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है उसको डिसाइड करने के लिए जो हमारे पास क्वांटिटी हो, जो हमारे पास कह लो कि जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास ऐसा समझ लो वह राशि है जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो हम मेज़र करते हैं, नापते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम उसको मापते हैं। बच्चों हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मेज़रमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं हम उन क्वेश्चंस की तरफ आपको ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, हमारे पास ये धातु है, फॉर एग्जांपल इस धातु को हमने बोल दिया M, और ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में। और हमने आपसे कहा कि हमको क्या चाहिए, धातु के ऊपर पॉजिटिव आयन चाहिए, और ये पॉजिटिव आयन हमें कहाँ चाहिए, जलीय माध्यम में चाहिए, एक्वस मीडियम में चाहिए। तो आप खुद से बताओ, सॉलिड से सीधा एक्वस मीडियम में तो पहुंच नहीं जाएगा, इसमें स्टेप्स होते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप 1। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, जिसमें हम लोग सॉलिड को गर्म करके गैस अवस्था में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं M, और इसकी अवस्था क्या हो गई, गैस। सॉलिड से गैस में बदलना, इस घटना को बोलते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसको बोलते हैं डेल्टा सब H। अगर कोई पूछे ये डेल्टा सब H क्या है, तो आप डेल्टा सब H का नाम क्या रख सकते हो, डेल्टा सब H का नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब इसके बाद अगर हम सब्लिमेशन एंथैल्पी के बाद अगर हम दूसरे आगे प्रोसेस की बात करें तो हम क्या देखते हैं
कि अब हमारा दूसरा प्रोसेस है, हमने दूसरे प्रोसेस में क्या किया, इसमें से n इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दिया, n इलेक्ट्रॉनों को अलग कर दिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को अलग करने की जो घटना होती है, इलेक्ट्रॉनों को अलग करने की जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, या जिसको हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप 2, और इस स्टेप 2 में जो हमारा एंथैल्पी का चेंज हुआ उसको हमने बोला डेल्टा आई एच, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब ये आयोनाइज हो गया तब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें वाटर डालते हैं, और वाटर जब डालते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धातु आयन को, मेटल आयंस को चारों तरफ से कवर्ड कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर जो 3 है, उस स्टेप नंबर जो 3 का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जल योजन। और इसमें जो एंथैल्पी का जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा एच वाई डी एच, या जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो बच्चों आप खुद से सोचो कि धातु से धातु आयन जलीय माध्यम में पहुंचेगा, वहां तक पहुंचने में 3 स्टेप होते हैं, और तीनों स्टेप में अलग अलग एंथैल्पी का चेंज होता है, या कहें तो अलग अलग ऊर्जा लगती है। एक में सब्लिमेशन एंथैल्पी है, दूसरे में आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तीसरे में हाइड्रेशन एंथैल्पी है। आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि अगर हम इस तरह से कह लो कि अगर हम ये सॉलिड से धातु आयन एक्वस मीडियम में बनाए तो जो इसमें टोटल एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एच। दैट मीन्स जो टोटल एंथैल्पी है, देखो बच्चों, जो टोटल एंथैल्पी होगी वो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हेस का नियम होता है ना, हेस का नियम क्या कहता है कि चाहे रिएक्शन एक स्टेप में करी जाए या मल्टी स्टेप में करी जाए, इनकी एंथैल्पियों का जो परिवर्तन होता है वो कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स जो टोटल एंथैल्पी होगी वो 3 चीज़ों का जोड़ होगी। जो टोटल एंथैल्पी है वो बेसिकली 3 चीज़ों का जोड़ है। कौन कौन सी चीज़ें? एक है डेल्टा सब्लिमेशन एच, मतलब ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, प्लस दूसरा है डेल्टा आई एच, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो तीसरा है, जो थर्ड है, वो हमारे पास है डेल्टा, एक मिनट, और जो तीसरा है उसको हम बोल रहे हैं डेल्टा, मैं थोड़ा सा बेहतर होगा कि यहाँ ना लिख के नीचे लिख दूँ। तीसरा है ये, देखो मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करके लिख दे रहा हूँ। डेल्टा आई, सॉरी डेल्टा आई कह रहा हूँ, डेल्टा टी एच जो टोटल एंथैल्पी है, जो डेल्टा टी एच है, जो कि हमारी टोटल एंथैल्पी है डेल्टा टी एच, वो किसके बराबर है? वो बराबर है किसके? आप कहोगे सर वो बराबर है आपके डेल्टा सब एच के, दैट मीन्स ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन की एंथैल्पी प्लस डेल्टा हाइड्रेशन की एंथैल्पी। इन सब चीज़ों का जोड़ होगी टोटल हमारी जो एंथैल्पी है।
और यही जो टोटल एंथैल्पी है, ये जो डेल्टा टी एच है, ये पता लगाई जा सकती है किससे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है, उसका जो भी मान हमको मिलेगा वो हमें क्या बताएगा? इसी एंथैल्पीज के योग को बताएगा, जो हमारी टोटल एंथैल्पी है उसको बताएगा। बच्चों ये ध्यान रखना। अब आप खुद से देखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे पहले तो ये देखो M2+/M लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये हमारे पास है M, इसके पास है 2+, और M2+ जो हमारा था उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और क्या बनाया? M। ये M2+ से क्या बन रहा है? M। तो आप बच्चों ये बताओ, ये जो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये किस फॉर्म में है? ये जो रिएक्शन है ये हमारी अपचयन के रूप में है, रिडक्शन के रूप में है। तो इस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे? E0M/2+/M, यही तो लिखेंगे। इसको कहा जाता है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तित होने की जो प्रोसेस है, अपचयन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चूंकि ये रिडक्शन के फॉर्म में है तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। आप चीज़ों को एक बार समझ ले जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। 2-4 मिनट हमारा एक्स्ट्रा ज़रूर लग जाएगा, बट अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपके क्वेश्चंस एक तरफ से एक झटके से सारे हो जाएंगे। हमने आपको बोला कि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, इसका डिसीजन हम लोगों को लेना है। अब इसका डिसीजन अगर हम एक्वस मीडियम में लेते हैं, क्योंकि जितने गैसीय माध्यम में तो हम रिएक्शंस कराते नहीं हैं, डी ब्लॉक की जो भी रिएक्शंस होती हैं वो गैसीय मीडियम में तो होती नहीं है। तो अगर हम जलीय माध्यम में इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है, इसका डिसीजन लेने के लिए हम क्या देखते हैं? हम जैसे कोई आंकड़े हैं जिसको देख ले और उसको बता दें कि हाँ यार ये अनस्टेबल है, इससे पता चल रहा है स्टेबल है, तो वो आंकड़ा आपके सामने है, एनसीईआरटी में ये बना हुआ है। तो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की जलीय माध्यम में अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो वो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जो आंकड़ा होता है उस आंकड़े का नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कहा जाए सर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें वो जो धातु आयन है वो रिड्यूस हो रहा है और धातु का निर्माण कर रहा है या किसी अन्य ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्माण कर रहा है, तो जो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमसे पढ़ चुके हो, इसलिए आपको ज़्यादा हम डीप में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें आपको क्वेश्चंस कराने हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं। तो इसे सीखने के लिए हमने आपको बताया कि कोई भी धातु आयन में कब बदलेगी, इसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं। तो हमने आपको बताया ये एक स्टेप में अगर बदल गई तो इसमें जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम बोलेंगे टोटल एंथैल्पी चेंज। अब टोटल एंथैल्पी चेंज एक बार में तो ये होता नहीं है, ये 3 बार में होता है। पहले सॉलिड से बदलेगा गैस, गैस से बदलेगा आयन और आयन से हाइड्रेशन होगा, तब बदलेगा धातु आयन, जलीय अवस्था में पहुंचेगा। तो इन 3 स्टेप्स में जो जो एंथैल्पी का चेंज होता है, पहली को बोलते हैं सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दूसरे को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, तीसरे को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इन तीनों का जो जोड़ होता है, हेस का नियम बताता है कि इन तीनों का जोड़ जो है वो टोटल एंथैल्पी के बराबर होता है। ठीक है, बराबर कर दिया। अब ये जो जोड़ है या तो हम सबको जोड़ जोड़ के निकालते रहे, निकाल भी सकते हैं, निकालते भी हैं,
अदरवाइज इसको अगर हम सीधा पता लगाना चाहें तो पता लगाने के लिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास मशीन्स हैं, उस मशीन से, अब मशीन का मतलब है 2 सेल को जोड़कर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, वो बात की चीज़ है, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाला जा सकता है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम निकाल के आपको बता दें तो हमने आपको क्या बता दिया, हमने बताया टोटल एंथैल्पी चेंज बताया, जो कि बेसिकली है किन चीज़ों का योग, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का ये क्या होती है, जोड़ होती है, योग होती है। और वही चीज़ देखो लिखी हुई है, ये हमारे पास M2+ टाइप का धातु आयन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2+, और ये रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है M। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला हुआ है वो आपके सामने दिया हुआ है, देखो टाइटेनियम का ये जो लिखा हुआ है वैल्यू, ये क्या है -1.63 वोल्ट। ये क्या चीज़ है, ये है Ti2+ का। देखो ये आपको बता रहा है E0 Ti2+/Ti, इसकी वैल्यू कितनी है -1.63। इसके बाद देखो वेनेडियम के लिए ये वैल्यू है -1.18। देखो ये ज़्यादा माइनस थी, ये कम माइनस हो गई। क्रोमियम के लिए है -0.90 और कम माइनस हो गई। मगर जैसे ही हम बात करते हैं किसकी, मैंगनीज की, देखो हम जैसे ही बात करते हैं किसकी, मैंगनीज की, सॉरी, जैसे ही हम बात करते हैं मैंगनीज की, तो मैंगनीज के केस में ये वैल्यू -1.63, -1.18, -9.0, तो माइनस में वैल्यू घटनी चाहिए। यहां तो माइनस में वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। माइनस में वैल्यू क्या हो गई है हमारी, बढ़ गई। माइनस में वैल्यू क्यों बढ़ गई, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा माइनस से कम माइनस की तरफ जा रही थी। मगर जब हम मैंगनीज का केस हमने पकड़ा तो हमने क्या देखा कि मैंगनीज के लिए E0 पोटेंशियल, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसका वैल्यू एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप ज़्यादा ऋणात्मक हो गया। क्यों हो गया, अभी बात करते हैं। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा नॉर्मल केस आ गए। नॉर्मल केस कौन है, नॉर्मल केस है हमारा आयरन। आयरन में ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू है। उसके बाद है कोबाल्ट, निकेल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ी बहुत है, अभी बात करते हैं। कोबाल्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, सॉरी निकेल में दिक्कत है। उसके बाद है कॉपर। अब ये कॉपर देखो, तो कॉपर में तो आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि कॉपर के केस में आप क्या देख रहे हो, आपने कॉपर के केस में क्या देखा कि जो कॉपर का केस है इसमें तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ गई। नेगेटिव तो छोड़ो, पॉजिटिव आ गई। कॉपर की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। मैंगनीज की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है। और एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है निकिल भी। निकिल में जो वैल्यू है वो -0.25 रहती है। इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है अभी हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों आपको हम यहाँ पर केवल जो चीज़ बताना चाह रहे थे, आप उसको थोड़ा सा समझने की, सीखने की कोशिश करो कि हमारे पास M2+ है और उसको M में कन्वर्ट होना है। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमको दिए गए हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 चीज़ों का जोड़ है। देखो पहला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा है सॉरी, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये प्रथम इलेक्ट्रो आयनन विभव है। ये देखो ये लिखा है सब्लिमेशन एंथैल्पी, ठीक है। और ये लिखा है सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, या जिसको हम बोलते हैं द्वितीय आयनन एंथैल्पी। और ये लिखा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो देखो इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, देखो हमने एक ही आयनाइजेशन एंथैल्पी लिया हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लिया जाएगा। बट हमने यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं किया है, केवल बताया है कि पहले सब्लिमेशन, उसके बाद आयनाइजेशन, फिर चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो इवन, और उसके बाद फिर हाइड्रेशन। इन सब का जो एडिशन है, इन सब का जो जोड़ है, जो हमको मिलेगा
जोड़ने पर वही चीज हमको प्राप्त डायरेक्टली हो सकती है, किससे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से। और आपको डायरेक्टली ये दिए हुए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, जो कि वोल्ट में दी हुई है। और यहाँ जो जब हम जोड़ेंगे तो इसको हम किसी दूसरी यूनिट में पाते हैं, और फिर दूसरी यूनिट को किसी तीसरी यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये आपको एक सारणी दी हुई है, और इस सारणी का क्या महत्व है हम उस बारे में अब बात करने वाले हैं। ये चीज़ आपको क्वेश्चन के दौरान समझ में आ जाएगी। बच्चों देखो, अब आपके सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इन क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब आपको वो सारणी समझ में आ गई होगी। अगर सारणी नहीं आई है, वेट करो, आपको सारणी फिर समझ में आएगी अगर आपने इन क्वेश्चनों के आंसर दे लिए। मैंने सारे क्वेश्चन जो सारणी को समझने में हेल्प हो ली जा सकती है, हमने उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ ले लिया है। चलो देखो, हम लोग बात करते हैं इसकी। हम लोग बात करते हैं, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आराम से लिख रखे हैं। हमने लिखा है कि जो 3D श्रेणी है उसके तत्वों में जो mn के लिए ई नॉट एम एन टू प्लस एम एन का जो वैल्यू है, ई नॉट एम एन टू प्लस एम एन का जो वैल्यू है वो -1.18 वोल्ट प्राप्त होता है, जो कि अधिक ऋणात्मक है। क्यों? आप देखो, पिछले वाले को ही देखो। देखो, मैंगनीज के केस में, mn के केस में, ये देखो वैल्यू कितना है, -1.18 है ना। तो आप बताओ, ये वैल्यू वैल्यू माइनस में ज़्यादा थी, फिर कम माइनस हुई, फिर और कम माइनस हुई, फिर और कम माइनस में होना चाहिए ना। इसकी वैल्यू जो ज़्यादा ऋणात्मक है वो क्यों आ रही है? ऐसा हमने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा हमने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ई नॉट है, देखो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो ई नॉट है एम एन टू प्लस स्लैश एम एन के लिए है, वो क्या है? मोर नेगेटिव, ज़्यादा ऋणात्मक है। तो वो ज़्यादा ऋणात्मक क्यों है? तो आप पहले इसको ऐसा समझो, ये हमारे पास है एम एन टू प्लस सॉरी। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दें तो ये किस में बदल जाएगा? एम एन में बदलेगा। अगर इसके लिए जो ई नॉट है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है? -1.18 वोल्ट है। आप सारणी से देख लो, दिया भी आपको सवाल में, इसका वैल्यू है -1.18 वैल्यू। आप पहले इस चिन्ह को देखो, ये चिन्ह क्या है? माइनस। अगर ई नॉट का वैल्यू माइनस है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी। मतलब एम टू प्लस जो है वो एम में परिवर्तित होना नहीं चाहेगा। एम टू प्लस जो है वो एम में परिवर्तित होना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या है? माइनस में है। ठीक है, और अगर यही वैल्यू प्लस में होती तो हम कहते थे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप केवल ये जस्टिफाई करो कि एम टू प्लस स्टेबल है और एम जो है वो लेस स्टेबल है। इस वजह से कोई भी स्टेबल आयन लेस स्टेबल आयन में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, और जब वो कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, इसी वजह से इसके लिए जो ई नॉट का वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव प्राप्त होगा। ये हमारा कुछ टारगेट है जो हमने सेट किया। अब हम उस टारगेट को जस्टिफाई करते हैं कि वाकई में ऐसा टारगेट बन सकता है। तो आप बताओ, एम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अगर हम किसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं? एम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो हम क्या देखते हैं? एम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d5 4s0। और अगर हम एम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? आर्गन 3d5 4s2। देखो बच्चों, इसमें कंप्लीटली हाफ फिल्ड डी है, एस इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल ही नहीं है, एस इलेक्ट्रॉन्स इवन है ही नहीं है। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज मोर स्टेबल। ये वाला जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है तो हम इसको बोलते हैं दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा अधिक स्थायी है। और ये क्या है, यहाँ s इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती के डले हुए हैं, इनका कोई रोल नहीं है, तो ये कहेंगे कि ये क्या है, लेस स्टेबल। तो आप खुद बताओ, कोई भी कंपाउंड अगर ज्यादा स्टेबल है, कोई भी आयन अगर ज्यादा स्टेबल है, तो क्या वो लेस स्टेबल होना चाहेगा? आप बोलोगे नहीं। जब नहीं होना चाहेगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, या रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी, या कहें तो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। और जब रिएक्शन नहीं होगी या रिएक्शन के होने की संभावना नहीं है, तो इसी वजह से जो ई नॉट है उसका वैल्यू हमको क्या प्राप्त होता है, ज़्यादा नेगेटिव प्राप्त होता है। ये रिएक्शन ज़्यादा तरीके से आगे की तरफ नहीं जाना चाहती है, मतलब Mn2 प्लस Mn में परिवर्तित होना नहीं चाहता है, इसलिए इसका वैल्यू ज़्यादा ऋणात्मक है। अब उसी के सापेक्ष आप दूसरा क्वेश्चन देखो। ये चीज़ अगर आपको कुछ भी डाउटफुल लग रही है, तो उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने एक क्वेश्चन और ले रखा है, ये आपको ज़्यादा अच्छा समझा के देगा। देखो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ई नॉट Mn3 प्लस और Mn2 प्लस का जो वैल्यू है वो देखो प्लस में आ गया। आगे लिखा है यहां मानक अपचयन विभव का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। आखिर ये क्यों होता है? तो पहले आप इस चीज को लिखो। देखो इस चीज को ध्यान से लिखना, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको आराम से सिखाता हूं और बड़े आराम से सीख जाओगे आप। देखो अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। अब इसी को हम क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, पहला है Mn3 प्लस, है ना, Mn क्या है 3 प्लस, और इसको हमें बदलना है किसमें, Mn2 प्लस में। आप बताओ कैसे बदलेगा? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा दो, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमारा Mn3 प्लस किस में बदल जाएगा, Mn2 प्लस में। ठीक है, बदल गया। अब हमने कहा Mn3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, खैर कॉन्फ़िगरेशन तो छोड़ो, आपके लिए सवाल में क्या दिया है, इसका जो वैल्यू है, मतलब ई नॉट Mn3 प्लस स्लैश Mn2 प्लस, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लस, प्लस में दिया है 1.57 वोल्ट, ये प्लस में दिया है। अब आपसे पूछा गया भाई ये वैल्यू प्लस में क्यों है, तो आपने कहा ये रिएक्शन पॉसिबल होगी इसलिए वैल्यू प्लस में है। अब कहोगे ये वैल्यू पॉसिबल होगी या नहीं होगी, कैसे क्लियर करोगे? आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। आप बताओ Mn3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आप बोलोगे आर्गन 3d4 4s0, और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d5 4s0। अब बच्चों आप खुद से बताओ, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद से बता दो कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप तुरंत पकड़ जाओगे और कहोगे ये तो देखो D4 है, ये कैसा है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और ये वाला कैसा है, ये D5 है, हुंड के रूल से ये क्या है, हाईली स्टेबल है, ये कैसा है, स्टेबल है। तो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में तुरंत बदलेगा, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, और रिएक्शन पॉसिबल होगी इसलिए इसलिए हम क्या देखते हैं कि ई नॉट, इसलिए हम क्या देखते हैं कि ई नॉट Mn3 प्लस Mn2 प्लस का जो वैल्यू है वो हमको क्या प्राप्त होता है, वो हमको प्राप्त होता है प्लस में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यही वैल्यू जो हम लोगों को दी हुई है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है ई नॉट Mn2 प्लस स्लैश Mn। ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमको दी हुई है, और ये वैल्यू आपको दी हुई है माइनस में। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये वैल्यू दी हुई है ई नॉट Mn2 प्लस स्लैश Mn, इसका वैल्यू है -1.18 वोल्ट। तो बच्चों आप बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। अब इसी चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक हमने तीसरा क्वेश्चन भी बना के रखा है, एक तीसरा क्वेश्चन भी बना के रखा है। आप खुद ही देखो, तीसरे क्वेश्चन में आपको और भी अच्छा लगेगा और आप खुद आंसर दे पाओगे। देखो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है।
देखो पहला क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, Mn2 प्लस Mn का वैल्यू नेगेटिव में क्यों है और Mn3 प्लस Mn2 प्लस का वैल्यू प्लस में क्यों है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है Mn2 प्लस तथा Mn3 प्लस में कौन अधिक स्थायी है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अभी हाल सिखाया ना, Mn3 प्लस में तो D4 होता है और Mn2 प्लस में D5 होता है, तो आप कहोगे स्टेबल कौन है, Mn2 प्लस। अनस्टेबल कौन है, Mn3 प्लस। तो अनस्टेबल चीज किस में बदलेगी, स्टेबल में। तो Mn3 प्लस किस में बदलेगा, Mn2 प्लस में, स्वेच्छा से बदलेगा। Mn3 प्लस जब Mn2 प्लस में बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण। देखो इलेक्ट्रॉन को किस में क्या किया, इसने ग्रहण ही तो किया। Mn3 प्लस ने Mn2 प्लस को जब परिवर्तित हुआ तो Mn3 प्लस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बन गया, Mn2 प्लस। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। मतलब ये जो अपचयन की प्रोसेस है ये फीजिबल है, मतलब अपने आप हो रही है। और आप खुद बताओ, अगर जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो अगर हम आपसे पूछें Mn2 प्लस और Mn3 प्लस में कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक है, तो आप बोलोगे जिसकी अपचयन रिएक्शन पॉसिबल होगी, फीजिबल होगी, वही ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो देखो लिखा है Mn2 प्लस Mn3 प्लस में कौन अधिक स्थायी होता है तथा कौन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर नंबर 3 को मैं क्लियर करता हूं। आंसर नंबर 3 में क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस में जो विन्यास होता है वो क्या होता है, D5। इवन थोड़ा सा और सही लिखना चाहिए हमें, Mn2 प्लस में जो विन्यास होता है वो विन्यास क्या होता है, 3D5। ठीक है। और अगर हम Mn2 प्लस का विन्यास देखें तो वहां विन्यास होता है, सॉरी Mn3 प्लस का अगर हम विन्यास देखें तो वहां पर क्या देखता है, 3D4। इस वजह से ये क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्थायी है। और ये क्या है, ये है लेस स्टेबल, ये कम स्थायी है। अब आप खुद बताओ, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल आपको पता चल गया। तो आप बताओ जो Mn3 प्लस होगा जो कि लेस स्टेबल है, ये फटाक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा, Mn2 प्लस में। आप बताओ इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसीजर में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण हो रहा है ना, तो इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। ये प्रोसीजर कौन सा है, अपचयन, या कहें तो रिडक्शन। ये प्रोसीजर का नाम क्या है, रिडक्शन। और जिस पदार्थ का होता है रिडक्शन वह कहलाता है ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो आप बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि Mn2 प्लस और Mn3 प्लस में ऑक्सीकारक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा Mn3 प्लस। Mn3 प्लस क्या है, हमारा ऑक्सीकारक है। तो बच्चों ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन था। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बेहतर समझ में आ गया होगा। ये सारा एक पेज पर लिखा हुआ है, आप देख लें। और अगर कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में ज़रूर पूछ लें। बच्चों आप इसी तरह के क्वेश्चंस का अप्रोच जब तक डेवलप नहीं करोगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हाथ भी नहीं लगा पाओगे। आपके क्वेश्चंस गलत सलत हो जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसलिए आपको अप्रोच काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, कॉन्सेप्ट को डीप में सीखना है, जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में दिक्कत ना हो। ये जेई मेंस में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। आपके नीट में तो क्वेश्चंस हल्के रहते हैं, आप देख के जल्दी कर पाओगे, बट जेई में थोड़े से क्वेश्चंस टफ रहते हैं। और हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे जिससे आपको चीज़ बेहतर समझ में आए। देखो बच्चों एक नया क्वेश्चन है, ये बढ़िया है। क्वेश्चन लिखा है जो Cr2 प्लस है वो क्या है, अपचायक। और जो Mn3 प्लस है वो क्या है, ऑक्सीकारक। आपसे पूछ रहे हैं जबकि दोनों के पास कौन सा विन्यास होता है, D4। भाई इसके पास भी D4 है और इसके पास भी D4 है, तो भाई दोनों को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक ऑक्सीकारक है एक अपचायक है, तो क्यों है। तो आप इसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करो, थोड़ा सा सोच के देखो। आप खुद से सोचो, Cr2 प्लस क्या है, अपचायक। अपचायक है इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तभी तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप खुद से सोचो, ये हमारे पास है क्रोमियम जिसके पास है 2 प्लस,
अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या बनेगा, Cr3+ और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। आप खुद से सोचो, ये ऑक्सीकरण की घटना है ना, ये देखो ये कैसी घटना है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं ना, तो इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण। और अगर इसका होगा ऑक्सीकरण तो डेफिनेटली ये जो पदार्थ है ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा अपचायक का। अब बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन ये क्यों त्यागेगा, क्रोमियम इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा। तो आप क्रोमियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखो। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हमने क्या पाया, इसका विन्यास होता है आर्गन 3d4 4s0, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर हम Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होता है, आर्गन 3d3 4s0। तो आपसे कहा जा रहा है, सवाल में ही कहा जा रहा है, आपसे सवाल में ही कहा जा रहा है कि ये जो हमारा Cr2+ है, हमारा जो Cr2+ है वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है किसका, अपचायक का। वो काम किसका कर रहा है, अपचायक का। देखो सवाल में ही पढ़ के देखो, आपको लिखा हुआ है कि ये जो पदार्थ है ये किसका काम कर रहा है, ये अपचायक का काम कर रहा है। तो अपचायक का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल होगी तभी तो ये अपचायक है। अब ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों होगी, इसको आप ऐसा सोचो। ये देखो हमारे पास D है, इसमें कक्षक कितने होते हैं, 5। ये 2 भागों में बढ़ता है, नीचे होते हैं 3, DD संक्रमण में सिखाया था ना आपको, ऊपर होते हैं 2, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। अब बच्चों क्रोमियम के केस में आप देखो, क्रोमियम के केस में आप देखो तो हम क्या देखते हैं कि क्रोमियम में जब विन्यास क्या रहता है, D3। देखो जब विन्यास कैसा रहता है, D3, 1 2 3, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आते हैं, 1 2 3, इस तरह से आते हैं। और जब इस तरह से विन्यास आएगा तो हम इस विन्यास को क्या कह सकते हैं, T2G3। इसको क्या बोल सकते हैं, T2G3। तो बच्चों जो क्रोमियम का विन्यास है इसको लिखने का एक और तरीका हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन, ये तो लिखा रहने दो, इसको क्या लिखेंगे, T3 T2G3 EG0 5s0, ये होता है। और अगर हम यहां पर लिखें, इस वाले विन्यास को लिखें, तो इस वाले विन्यास को हम क्या लिखेंगे, इस वाले विन्यास को हम क्या लिखेंगे, जरा सा सोच के देखो, इस वाले विन्यास को हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले विन्यास को हम लोग किस तरह लिखेंगे, इसको आप ऐसे देखो, मैं थोड़ा सा कलर आपको अलग तरह से लेना चाहता हूँ जो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता, मान लो ये इलेक्ट्रॉन होता 4, तो आप बताओ ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन था, ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता, और इसको हम क्या बोलते, EG1 बोलते। तो थोड़ा सा सोच के देखो, ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, ये थोड़ा सा कलर सही नहीं आ रहा है, मैं तो कलर को चेंज करता हूँ, थोड़ा ब्राइटर कलर रहेगा तो थोड़ा समझाने में आपको आसानी रहेगी। हमने क्या किया, एक और ले लिया, ये हमने चौथा इलेक्ट्रॉन लिया। अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और अगर हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो वो क्या बन जाएगा, EG1। तो आप बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आर्गन आर्गन 3 T2G3 EG1 4s0। तो हमारा आंसर रहता है कि क्रोमियम 2+ की तुलना में क्रोमियम 3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें कौन सा विन्यास पाया जा रहा है, T2G3 विन्यास पाया जा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन फीजिबल रहती है, अपने आप होती है। और जब रिएक्शन अपने आप होती है, मतलब अपने आप जब ऑक्सीकरण होता है, तो ये किसकी तरह काम करता है, ये अपचायक की तरह काम करता है। अब हम इसको देखते हैं Mn3+ को।
देखो आपसे सवाल में कहा गया Mn3+ क्या है, ऑक्सीकारक है, तो Mn3+ को बना के देखो। अब हमने क्या किया, हमने क्या लिया, Mn3+। अब कह रहा है ये ऑक्सीकारक है, इसका मतलब ये बदलता होगा, सॉरी ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक है, इसका मतलब इसका अपचयन होता होगा। तो Mn3+ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा और फटाक से किस में बदल जाता होगा, Mn2+ में। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में तो आपने विन्यास सीखा हुआ है, आप खुद बताओ। Mn का विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d4 4s2, और Mn2+ का विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d5 4s0। ये वाला जो विन्यास है, ये वाला जो विन्यास है वो क्या है, मोर स्टेबल है। ये वाला जो विन्यास है वो आपका कैसा है, अधिक स्थायी है, मोर स्टेबल है। अब क्यों मोर स्टेबल है, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें स्टेबल D5 विन्यास है। ये देखो D5 है, अपूर्ण भरा हुआ है। और इसमें क्या है, D4 विन्यास है। D4 विन्यास की वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल चीज स्टेबल में कन्वर्ट नहीं हो, सॉरी, अनस्टेबल चीज स्टेबल में कन्वर्ट होगी, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, मतलब अपचयन पॉसिबल होगा। और आपको पता है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि कौन सी प्रक्रिया हो रही है, इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि हमारी कौन सी प्रोसीजर हो रही है। आप कहोगे सर इसमें तो हो रहा है अपचयन, देखो इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो आप कहोगे सर इसमें हो रहा है अपचयन। और जिस पदार्थ का होता है अपचयन उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। तो बच्चों ये जो पदार्थ है ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा ऑक्सीकारक का। बच्चों अब आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो रिपीट करके देख लेना। वैसे मैंने कोशिश करी है कि आपको मैंने इसको समझाने की, और समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बच्चों सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। अभी क्वेश्चंस हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो आपको क्वेश्चन में दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है कि E0Cu2+Cu का जो मान है वो कैसा प्राप्त होता है, धनात्मक। आप देख लो, आपने खुद ही देख लो, आपको तो ज़्यादा बेहतर खुद ही से समझ में आ जाएगा। जो आपने जो अभी अभी आपने सारणी देखी है उस सारणी को देख लो। ये देखो आप क्या देख रहे हो, जो कॉपर है उसके लिए जो E0Cu2+Cu का जो वैल्यू है देखो वो माइनस में नहीं है, बाकी सबके देखो माइनस में है, कॉपर का किस में है, प्लस में है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कॉपर के केस में ये जो मान है वो धनात्मक में क्यों आता है। तो धनात्मक में आता है, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब रिएक्शन पॉसिबल है तो उसको चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं। हमने लिखा Cu2+, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। और फिर अगर हम इसको देखें तो हमने प्रैक्टिकली क्या देखा, E0Cu2+/Cu, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, इसका वैल्यू है प्लस में, प्लस 0.34 वोल्ट आपको मिला है, प्लस में वैल्यू होता है, ठीक है। आप बताओ ये वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों है, उसके लिए आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपको विन्यास लिखने से खुद ब खुद सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। आप कहोगे यहाँ देखो इसका जो विन्यास है वो क्या है, आर्गन 3d 9, और कॉपर का विन्यास क्या होता है, यहाँ से लिखो। आप पहले कॉपर का विन्यास लिखो। आप कहोगे इसका विन्यास होता है आर्गन 3d10 4s1, ये होता है विन्यास, ठीक है। और जब हम Cu2+ का विन्यास लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4s0। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़,
यहाँ विन्यास से तो हमारा कुछ आंसर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ D9 है, इसको हम स्टेबल नहीं कह सकते। यहाँ D10 है, मगर साथ में ये 4s1 भी जुड़ा हुआ है, इसको भी हम ओके ओके है। मतलब हमारा विन्यास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे रहा। तो विन्यास जब हमारा कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे रहा है तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको आप समझो। हम अकेले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं देखेंगे। आपको बच्चों पता है ना कि जो डेल्टा TH है, मतलब जो टोटल एंथैल्पी है, वो बराबर होती है किसके? तो आपने कहा सर ये बराबर होती है सब्लिमेशन एंथैल्पी के प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी के प्लस किसके होती है? डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी के। इसके बराबर होती है ना। ये तो आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, अभी हाल पढ़ाया है मैंने। ये बराबर होती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखो कि जो सब्लिमेशन होता है, जो हमारा सब्लिमेशन होता है, ये जो ऊर्ध्वपातन होता है, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कौन सी थर्मिक होती है? एंडोथर्मिक, या कहें तो ऊष्मा शोषी होता है। ये कैसी प्रक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी होती है। और ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होने की वजह से इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? प्लस, पॉजिटिव होता है। यहां पर भी देखो, यहां इलेक्ट्रॉन अपन लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसी को बोलते हैं ना आयनन एंथैल्पी। तो ये जो प्रोसेस है ये भी कैसी है? ये भी है हमारी ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी होने की वजह से इसका भी चिन्ह कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसमें जल के अणु इसको घेरते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी प्रक्रिया। ठीक है, ये कैसी होती है? ऊष्मा छेपी, एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। ये प्रक्रिया होती है ऊष्मा छेपी प्रकार की, एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। और इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा चिन्ह होता है? नेगेटिव। अब आप खुद बताओ, Cu2 प्लस को Cu में कन्वर्ट होना है और तीनों एंथैल्पीज को जोड़ना है। आप खुद से सोचो, हम लोगों का आंसर क्या होगा कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसका मान कंपैरेटिवली कम होगा, या नेगेटिव वैल्यू कम होगी, या कहें तो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी वजह से इनका जो जोड़ है वो क्या प्राप्त होता है? पॉजिटिव प्राप्त होता है। और इसी वजह से Cu2 प्लस Cu का जो मान है वो कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक होता है। हम लोग इसको देखते हैं तो आपको खुद ही चीज़ें समझ में आएंगी। आप अपने आंकड़े को देखो, खुद समझ में आएगा। देखो, जब हम कॉपर के केस में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? यहाँ देखो, जो आपका सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो कितना है? 339। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 1960। द्वितीय दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, तो 1960। और जो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो देखो कम मिल रहा है। ठीक है, देखो ये माइनस था, ये देखो और वैल्यू बढ़ गया, ये और वैल्यू बढ़ गया, माइनस में वैल्यू बढ़ रहा है। तो आप खुद देखो, ये वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ना चाहिए ना। यहाँ 2121 से 2121 ही रह गया। तो इसमें जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसमें उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है उसमें जो चेंज की मान है वो कम आती है। देखो ये जो मान है ये मान है नेगेटिव में, इसमें परिवर्तन कम देखने के लिए मिलता है, मगर इन दोनों में परिवर्तन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये जो भाग है ये डोमिनेट करता है इस भाग पर, मतलब पॉजिटिव भाग ज़्यादा रहेगा, नेगेटिव भाग ज्यों का त्यों रहेगा। तो नेट रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? जो हमें नेट रिजल्ट प्राप्त होगा वो डेल्टा TH का जो वैल्यू है वो हमको क्या प्राप्त होगा? वो हमको प्राप्त होगा पॉजिटिव। वो क्या प्राप्त होगा? पॉजिटिव प्राप्त होगा। और वही आपको दिख रहा है, वही आपको दिख रहा है। और इसी पॉजिटिव होने की वजह से ये रिएक्शन क्या होती है? पॉसिबल होती है। ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। और आपको पता है कि अगर E0 का वैल्यू पॉजिटिव हमको मिल जाए तो उसका जो स्थान है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ होगा? हाइड्रोजन से नीचे। और हाइड्रोजन से नीचे जिनका भी स्थान है, अगर हम उन धातुओं की क्रिया अम्ल से करा दें तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती है। और यही कारण है
कि कॉपर धातु को अगर हम तनु HCl के साथ अभिकृत कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उसका स्थान कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे। क्यों है, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव, उसके लिए आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेसिकली वो तीन तरह की एंथैल्पीज का जोड़ होती है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। कॉपर के केस में सब्लिमेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, मगर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो जिस रेशियो में बढ़नी चाहिए उस रेशियो में बढ़ती नहीं है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का प्रभाव घटता है और सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो प्रभाव है वो डोमिनेट करता है, और उसकी वजह से जो नेट रिजल्ट हमको प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। और पॉजिटिव प्राप्त होने की वजह से इनका SHE के सापेक्ष जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते हैं तो स्थान हाइड्रोजन से नीचे आता है, और यही वजह है कि इसको अगर हम कॉपर को तनु HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई नहीं निकलती है या नहीं दिखती है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको आ जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बच्चों ध्यान से समझना, ये जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको इन सब कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ सीखे रहोगे तो वहाँ आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी, और नहीं सीखोगे तो आप समझो, जैसे यही देखो एक क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित आयनों में से कौन सा आयन, निम्नलिखित आयनों में से कौन सा आयन क्या है, ऑक्सीकारक। अब आप बताओ ऑक्सीकारक कब होगा, जब उसका अपचयन होगा, और अपचयन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रोसीजर है, देखो पहले तो देखो 2+2+2+2+ है। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखो, ये देखो सारे वैल्यूज, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और जिंक, सबके लिए केस देखो माइनस में है। केवल और केवल कॉपर के केस में ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और आप बताओ अगर कॉपर के केस में ये वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल गई, कॉपर के केस में देखो ये वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, इसका मतलब कॉपर का क्या हो जा रहा है, अपचयन फ्रीक्वेंटली हो जा रहा है, अपने आप हो जा रहा है। कॉपर का अपचयन हो रहा है, आसानी से हो रहा है, रिएक्शन पॉसिबल है, इसलिए कॉपर क्या है, ऑक्सीकारक। तो आप खुद से बताओ, अगर हम इसमें पूछें कि कौन ऑक्सीकारक है तो आप बोलोगे ये रिएक्शन में तो वैल्यू नेगेटिव आता है, ये रिएक्शन में वैल्यू नेगेटिव आता है, ये रिएक्शन में वैल्यू नेगेटिव आता है, और इसकी रिएक्शन दैट मीन्स कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब कॉपर बनाता है तो इसके लिए जो वैल्यू है वो कैसी आती है, प्लस में आती है। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब कॉपर 2+ का अपचयन हो सकता है, और जिसका अपचयन हो सकता है वही कहलाता है ऑक्सीकारक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, चौथा, Cu2+ इसमें क्या काम करेगा, ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, विकल्प में या असर्शन रीजन में आपसे पूछ सकता है, ध्यान से समझना। आपसे कहा है जो संक्रमण धातुएं होती हैं, ट्रांजिशंस मेटल्स होती हैं, उनकी जो प्रथम श्रेणी है मतलब 3D सीरीज है, उसमें जो E0 Mn2+Mn मतलब जो वो सारणी बनी थी, मतलब जो मानक अपचयन विभव था, उसका जो मान होता है वो कैसा होता है, अनियमित होता है। वो क्यों होता है, अनियमित होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि घट रहा है तो सब घटता चला जा रहा है, बढ़ रहा है तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। घटता है घटता है घटता है फिर बढ़ने लगता है, फिर बढ़ता है फिर घटने लगता है। मीन्स जो चेंज है, जो वो सारणी हमने पढ़ी थी, वो सारणी जो है, उस सारणी में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन एक रेखा में नहीं हो रहा है, वो परिवर्तन अप एंड डाउन हो रहे हैं, परिवर्तन कभी बढ़ जा रहे हैं कभी घट जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप खुद से बताओ कि वो जो E0, वो जो हमारा E0 था, सॉरी, वो जो हमारा E0 M2+ जो M है, इसका जो मान है वो किससे निकलता है, तो आप कहोगे वो निकलता है टोटल एंथैल्पी से। और टोटल एंथैल्पी का मान किससे निकलता है, तो आप बोलोगे सब्लिमेशन एंथैल्पी से, आयनाइजेशन एंथैल्पी से, और हाइड्रेशन एंथैल्पी से, इससे तो निकलता है। अब आप बताओ, कई सारी धातुओं के आपने विन्यास देखे, तो कभी विन्यास में आधा टेढ़ा रहता है, कभी विन्यास ज़्यादा स्थायी है, कभी कम स्थायी है।
तो कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान विन्यास की वजह से डिस्टर्ब रहता है, अनियमित रहता है। कभी सब्लिमेशन एंथैल्पी का जो मान है वो कम ज़्यादा होता रहता है। खुद देखो जिंक जो है वो सॉफ्ट है तो उसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी कम होगी, बाकी की थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो दूसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये जो तीन तरह की एंथैल्पीज हैं ये एलिमेंट टू एलिमेंट बदलती हैं और कंसिस्टेंटली नहीं बदलती हैं, एक जैसी नहीं बदलती हैं, कभी ज़्यादा बदल जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। तो इन तीन तरह की जो एंथैल्पीज हैं इनमें जो परिवर्तन होता है वो अनियमित होता है और इन अनियमित परिवर्तनों की वजह से डेल्टा टीएच का मान अनियमित होता है और डेल्टा टीएच के मान से ही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटरकनेक्टेड रहता है और इसी वजह से जो ई नॉट पोटेंशियल है M2+M के लिए उसका जो मान होता है वह क्या देखने के लिए मिलता है, अनियमित देखने के लिए मिलता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो मैंने बोला है आप वही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों ये एक बहुत ज़बरदस्त नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसके बारे में आप सीखिए, ये बहुत ज़रूरी नोट है और आपको बहुत हेल्प करेगा। बच्चों हमने आपसे बोला कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है Cu1+, एक होती है Cu2+। अब Cu1+ और Cu2+ में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? तो तुरंत अपन लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि पहले लिखते हैं अपन लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 30 और अगर हम कहें इसका विन्यास लिखो तो आप फटाक से लिख देते हो आर्गन। फिर क्या लिखते हो 3d10 4s1। हमने कहा चलो कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया तो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बन गया Cu1+। हमने कहा इसका विन्यास लिखो तो आपने तुरंत लिख दिया आर्गन 3d10 4s0। हमने कहा चलो कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दो, कॉपर से कहो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बनेगा Cu2+ और Cu2+ का विन्यास क्या हो जाएगा आर्गन 3d9 4s0। अब आप बताओ, अब बच्चों अब आप बताओ, अब आपको चीज समझ में आएगी कि आपको क्या लग रहा है Cu1+ ज्यादा स्टेबल है या Cu2+ ज्यादा स्टेबल? तो सर Cu1+ में तो 3d10 है, हुंड के नियम से स्टेबल है, इसलिए स्टेबल होने की वजह से स्थाई किसको होना चाहिए Cu1+ को। और Cu2+ में क्या है 3d9 है, ये अनस्टेबल है, इसको कम स्थाई होना चाहिए। तो Cu1+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है Cu2+ से, और हाँ होती भी है, बट माध्यम कैसा होना चाहिए गैसीय माध्यम। तो देखो गैसीय माध्यम में Cu1+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे Cu2+ से। क्यों है? बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मगर जब हम माध्यम कौन सा लेते हैं जलीय, तो जलीय माध्यम में हम क्या देखते हैं कि एक और फैक्टर है जो इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है और उस फैक्टर का नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। बच्चों Cu2+ का आकार छोटा है मगर Cu2+ का आकार और भी ज़्यादा छोटा है। तो जिस आयन का आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। छोटे आकार के धनायन का, छोटे आकार के कैटायन का हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो Cu2+ के केस में, Cu2+ के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू Cu1+। Cu1+ की तुलना में Cu2+ में हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम जलीय माध्यम में देखते हैं तो हम विन्यास नहीं देखते हैं, वहाँ पर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी को साथ में शामिल करते हुए जब उसका ओवरऑल निष्कर्ष निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जलीय माध्यम में Cu2+ का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है किससे Cu1+ से। जलीय माध्यम में ध्यान रखना, गैसीय माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखो, जलीय माध्यम में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ क्या और देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी, और उस वजह से Cu2+ की स्टेबिलिटी Cu1+ से क्या होती है ज़्यादा होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं अगली रिएक्शन की, या अगला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। बच्चों असमानुपातन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास कोई तत्व है, ठीक है, उसकी कई तरह की ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई तत्व
3 ऑक्सीडेशन नंबर में पाया जा सकता हो। ध्यान से सुनना, अगर कोई तत्व 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता हो, कंडीशन पहली यही है, और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता हो और वो कोई ऐसी रिएक्शन डेवलप करे या कोई ऐसी रिएक्शन वो प्रदर्शित करे जिसमें हमें देखने के लिए मिले कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो रही है और कमी भी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना मतलब ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, और कमी का मतलब अपचयन भी होना चाहिए। यदि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, मतलब स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, तो ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया, या जिसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपने असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है उसका मतलब समझ में आया कि एलिमेंट को कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए, 3 ऑक्सीडेशन संख्याएं उसको दर्शानी चाहिए। 3 से अगर कम दर्शाता है तो असमानुपातन नहीं दिखाएगा। और एक और खास बात है, असमानुपातन कौन दिखाता है? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, वो असमानुपातन अभिक्रिया को नहीं दिखाएगी। असमानुपातन अभिक्रिया को या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को वही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगी जो इंटरमीडिएटरी है, क्योंकि उसको बढ़ना भी है और उसको घटना भी है। तो जब कोई ऐसी रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें ऑक्सीकरण संख्या उसी तत्व की बढ़ती भी है और उसी तत्व की घटती भी है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या असमानुपातन अभिक्रिया। बच्चों, असमानुपातन अभिक्रिया को समझने के लिए आप यहाँ पर देखो, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिख रखे हैं जिससे समय आपका बचे और जल्दी हम आपको समझा पाएँ। देखो बच्चों, ये हमारे पास कॉपर है, अभी हाल पढ़ के आए। कॉपर जब मुक्त अवस्था में होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 0। कॉपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1। और अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2। तो आप बताओ बच्चों, आपने कॉपर की 3 ऑक्सीकरण संख्याएं देखी, Cu1+ और Cu2+। मतलब कॉपर की 3 ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? कोई पूछे तो कहोगे 0 होती है, +1 होती है और +2 होती है। तो देखो, कॉपर 3 तरह की ऑक्सीकरण संख्याएं दिखा रहा है। अब अगर कॉपर 1+ को हम देखें तो वो बदल सकता है 0 में, वो बदल सकता है 2+ में। मतलब कॉपर एक रिएक्शन शो कर सकता है जिसमें Cu1+, जिसमें हमारा जो Cu1+ है वो किस में बदल रहा है? Cu2+ में। आप बताओ, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 थी, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? 2। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? वृद्धि। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या देखने के लिए मिली आपको? आप कहोगे सर यहाँ तो देख रहे हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। और जब वृद्धि होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और आप खुद देखो, दूसरे वाले में हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीकरण संख्या है जो 1+ थी, अब देखो वो किस में बदल गई? Cu में। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या थी 1, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, और इस कमी को हम क्या बोलते हैं? अपचयन। इस कमी को हम क्या बोलते हैं? अपचयन। तो हमने क्या देखा? Cu1+ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, Cu1+ का अपचयन भी हो रहा है, एक ही पदार्थ में कमी भी हो रही है, एक ही पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है? असमानुपातन। असमानुपातन, या जिसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है। अब बात आती है, ऐसा होता क्यों है? Cu1+ क्यों बदलता है Cu और Cu2+ में? तो आपको बच्चों पता है, Cu1+ की जो स्टेबिलिटी होती है वो जलीय माध्यम में कम होती है, Cu2+ की स्टेबिलिटी जलीय माध्यम में ज़्यादा होती है। तो अनस्टेबल पदार्थ जलीय माध्यम में दूसरे स्थायी पदार्थ में परिवर्तित होने की कोशिश करता है, इसलिए Cu1+ कन्वर्ट होता है Cu2+ में, और जब वो कन्वर्ट होता है Cu2+ में तो अकेला ऑक्सीकरण, अकेला अपचयन संभव नहीं है। जब भी रिएक्शन होती है तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होती है, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी वजहों से Cu1+ का असमानुपातन हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, या कहें तो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है, और Cu1+, Cu2+ और Cu में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छा समझने के लिए
हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो हमने एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है बच्चों। इस रिएक्शन में देखो Mn की ऑक्सीकरण संख्या आप जब निकालोगे तो यहां पर आएगी +6, यहां Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो आएगी +7, और यहां पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो आएगी +4। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है, ऑक्सीकरण। और यहां पर जो प्रोसेस हो रही है +6 से +4, यहाँ पे कमी हो रही है, तो यहाँ जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी हो रही है, अपचयन। तो देखो ऑक्सीकरण भी पॉसिबल है, अपचयन भी पॉसिबल है, मतलब ये रिएक्शन भी कैसी है, ये रिएक्शन है असमानुपातन। ये हमारी जो अभिक्रिया है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आती है। तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है। अगर हम उदाहरण पूछें तो आप उदाहरण भी बता सकते हो, और अगर उदाहरण नहीं पूछें तो आप ये भी जस्टिफाई कर सकते हो कि कौन असमानुपातन देगा कौन नहीं देगा। इंटरमीडिएटरी होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या को मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 मिनट के लिए आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या क्या Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट असमानुपातन शो करेगा, बोलोगे नहीं करेगा, क्योंकि Cu2+ बढ़ के कहाँ जाएगा, +2 से ज़्यादा तो होती नहीं है। तो Cu2+ इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ना तो मैक्सिमम में ना तो मिनिमम में असमानुपातन शो नहीं होगा। असमानुपातन कब शो होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पर होगी, बीचों बीच होगी, जिससे वृद्धि भी पॉसिबल हो और कमी भी पॉसिबल हो। तो आई थिंक आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों ये एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, देखो ध्यान से समझना, सिंपल क्वेश्चन है और आप आराम से कर सकते हो। लिखा है Mn3+ किसमें बदल रहा है, Mn2+। कब बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसमें बदल जाएगा, Mn2+। इसके लिए कह रहे हैं कि इसके लिए E0 का मान बहुत अधिक धनात्मक है, मतलब इसके लिए जो E0 Mn3+ Mn है 2+ है, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है। किसकी तुलना में पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको सवाल में और भी दिया है किसके लिए पॉजिटिव, किसकी तुलना में पॉसिबल है, तो Cr3+ Cr2+। देखो हम एक दूसरा समीकरण भी लिख देते हैं, Cr3+ Cr2+ की तुलना में, इसके लिए लिख दें E0 Cr3+ Cr2+, इसको हम बोलेंगे लेस पॉजिटिव। हमने लिख दिया, आपने समझने के लिए लिख दिया लेस पॉजिटिव। और एक और आपको चेंज दिया हुआ है, उस चेंज को भी हम लोग लिख लेते हैं, समझाने में आसानी रहेगी। Fe3+ Fe2+, Fe3+ Fe2+, इसको भी देखो Fe3+ Fe2+, इसके लिए भी जो वैल्यू है वो भी कैसी है, लेस पॉजिटिव। अब एक एक तरफ से हम लोग देखते हैं, आपको खुद ही चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। आपके क्वेश्चन में कह रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक साथ लाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा जिससे दिखाई देने लगे। हाँ ठीक है, कम से कम दो चीज़ें तो दिखी जाएंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है Mn3+ Mn2+ युग्म के लिए E0 का मान जो है वो Cr3+ Fe3+ के मान से बहुत अधिक धनात्मक होता है, बहुत अधिक धनात्मक होता है। तो उसको आप कॉन्फ़िगरेशन से लिखो, Mn3+ का विन्यास लिखोगे क्या आएगा, आर्गन 3d4 4s0। और जब हम इसका विन्यास लिखेंगे, और जब हम इसका विन्यास लिखेंगे और जब हम इसका विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन
3d5 4s0। ये जो हमारा विन्यास है, ये जो हमारा विन्यास है, ये क्या है? अत्यधिक स्थायी। अत्यधिक स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्योंकि इसमें अपूर्ण भरा हुआ, अपूर्ण कह रहा हूं, हाफ फिल्ड D5 है। और ये क्या है? अस्थाई। अस्थाई क्यों है? क्योंकि इसमें इनकम्प्लीटली, हाफ फिल्ड इनकम्प्लीटली, मतलब D5 D10 नहीं है, D4 है, तो ये अस्थाई है, ये स्थाई है। अस्थाई से स्थाई में बदलना चाहेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, इसलिए इसका वैल्यू क्या है? हाईली पॉजिटिव है। चलो ये बात तो समझ में आ गई। मगर जब हम क्रोमियम का केस देखते हैं, तो क्रोमियम के केस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ क्या आएगा? आर्गन 3d3 4s0। यहाँ पर मुझे सही करना चाहिए, यहाँ एक्चुअली मुझे क्रोमियम लिखना चाहिए था। ये क्रोमियम हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो, अगर हम क्रोमियम 2+ का विन्यास बनाएं तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d4 4s0। अब आप बताओ बच्चों, अभी हाल मैंने सिखाया, ये जो 3d3 है, ये बेसिकली किस विन्यास को, इसको क्या लिखा सकता है? 3T2G3 EG0, ये विन्यास लिख सकते हो। ये विन्यास कैसा होता है? ये वाला विन्यास कैसा होता है? स्थाई। ये विन्यास कैसा होता है? स्थाई होता है। T2G आधा भरा हुआ है, ठीक है। और ये विन्यास कैसा है? इस विन्यास को कैसे लिख सकते हैं? आर्गन तो लिखा रहेगा, T3 T2G3 EG1 4s0। और ये विन्यास कैसा होता है? अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इसलिए इसका जो वैल्यू है या तो नेगेटिव होगा, और या कहें तो लेस पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब एक्चुअली वैल्यू नहीं दी है, तो हमने इसको इसी फॉर्मेट पर मानना पड़ेगा, लेस पॉजिटिव लेस नेगेटिव, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं इसकी Fe3+ की, तो जब हम इसका विन्यास देखते हैं, Fe3+ का विन्यास देखते हैं, तो क्या आता है? आर्गन 3d4 4s0। और Fe2+ का विन्यास क्या आता है? आर्गन, सॉरी 3d4 कह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे सही करना चाहिए। यहाँ पर आर्गन का विन्यास है 4s2 3d5 होगा, यहाँ पर 3d5, यहाँ पर होगा आर्गन 3d6 4s0। अब बच्चों खुद से बताओ, ये जो विन्यास है, ये क्या है? मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ विन्यास में क्या है? D5, हाफ फिल्ड D5 है। और ये कैसा है? ये है लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? D6। तो आप बताओ, मोर स्टेबल लेस स्टेबल में कन्वर्ट होना तो नहीं चाहेगा, तो या तो इसका वैल्यू होगा नेगेटिव, या फिर हम इसको बोलेंगे कि लेस पॉजिटिव होता है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि मैंगनीज के केस में, मैंगनीज के केस में ये वैल्यू क्या होता है? हाईली पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर अस्थाई विन्यास स्थाई में बदलता है, और बाकी में स्थाई विन्यास अस्थाई में बदल रहा होता है, इसलिए या तो इनकी वैल्यू नेगेटिव आती है या लेस पॉजिटिव आती है। ये आपके सवाल में दिया गया था, ये मैंने आपको यहाँ जस्टिफाई कर दिया है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, E0 Ni2+ Ni के जो मान है वो क्या होता है? माइनस में 0.25 होता है। यहाँ से देखो बहुत अच्छा है, जो E0 है, E0 Ni2+ Ni का जो मान है वो माइनस में 0.025 प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप पहले विन्यास लिखो, तो Ni2+ +2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिख दिया? Ni
हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपने फटाक से लिख दिया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 3D8 4s2, और यहाँ पर देखें तो विन्यास होगा AR 3D8 4s2, और यहाँ सॉरी रहेगा विन्यास में 4s0, यहाँ रहेगा 4s0। अब देखो बच्चों, निकल का विन्यास 3D8 है, सॉरी Ni2+ का विन्यास 3D8 है, और यहाँ भी विन्यास सेम है। तो यहाँ का विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई खास अंतर आपको नहीं दिख रहा है, कोई खास अंतर आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो ये है कॉन्फ़िगरेशन में नहीं। Ni2+ का केस अगर हम देखें तो Ni2+ का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है जो कि वैल्यू में नेगेटिव होती है, आपको पता है ना, अभी आपको बताया ना कि जो डेल्टा जो TH होता है, जो डेल्टा TH होता है, इसी से निकलता है E0 Ni2+ Ni का मान, इसी से तो निकलता है। और ये जो होती है, ये बेसिकली जोड़ होती है किसकी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के। अब जब हम निकल की बात करते हैं, अब हम जब निकल की बात करते हैं तो निकल के केस में हम क्या देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू है, वो क्या होता है, हाईली नेगेटिव होता है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होता है। इसलिए इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या होता है, लेस पॉजिटिव, धनात्मक वैल्यू कम मिलती है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो आप बताओ, जब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा की तरफ आएगा ना, मतलब रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए जो निकल होता है Ni2+ Ni का जो मान है वो -0.25 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है Ni2+ Ni के लिए जो E0 का वैल्यू है वो -0.25 क्यों होता है, और फिर ऑप्शन में जो विकल्प दिए रहते हैं वो विन्यास से रिलेटेड दिए रहते हैं। एक्चुअली विन्यास का यहाँ रोल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डिसाइड नहीं करता है कि इसका वैल्यू क्यों नेगेटिव आया। इसके पीछे जो रीज़न है वो है इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसके लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जो जलयोजन एंथैल्पी है, उसका जो मान होता है वो ज़्यादा आता है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो हमको क्या प्राप्त होता है, नेगेटिव या ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। हमें लगता है कि डी ब्लॉक के कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास देखो बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो, ये देखो नीट 2023 का, नीट 2022 का, 2020, 2021, ये सब क्वेश्चंस अब मुझे आप लोगों को करवाने हैं। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास जो हमारा निर्धारित टाइम था उसमें मैं आपको एक ही टॉपिक सिखा पाया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक एक ज़रूर था, मगर उस टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और उम्मीद करेंगे कि अभी हम क्वेश्चन जब हम आपको कराएंगे तो आपको खुद चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या उसका महत्व है, कैसे हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करना है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं एक वीडियो और आपका रिकॉर्ड करूंगा और आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक ख़त्म हो जाता है और अब हम लोगों को PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और देन उसके बाद हम लोग F ब्लॉक की तरफ स्विच करेंगे, जो कि छोटा सा ब्लॉक है, एक ही लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और सभी बच्चे इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको नोटिंग करें, लिखें, और ना समझ में आया हो तो एक आध बार और देखें और अपने क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। तो आप लोगों को इसी तरह से करना है, तो निश्चित रूप से आपका जो टारगेट है उसमें जल्दी आप सफल होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।